तो आज अपन देखेंगे बेसिक ज्योमेट्री। और बेसिक ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला शायद आप लोग जानते होंगे, है ना। 9th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, किस तरह से आप ड्रॉ करते हो। तो ये सब डिस्कशन अब हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई थी अपनी। अभी अपन आज चालू करने वाले बेसिक ज्योमेट्री, दैट इज बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री, तो बेसिक ज्योमेट्री में बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अगर अपन बात करें, आपने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पढ़ा है। 3 डायमेंशन शायद नहीं जानते होंगे, बट 2 डायमेंशन आप लोग जानते हो, है ना। 2 डायमेंशन में हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, 2D डायग्राम, तो 2D डायग्राम आपका किसके बेस होता है। ये सपोज एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स डैश एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई डैश एक्सिस है, एंड दिस इज द ओरिजिन। एंड सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो ये वैल्यू रहेगी इसकी x और ये वैल्यू कौन सी इसकी y है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आप कोऑर्डिनेट इस तरह से लेते हो। तो 2 डायमेंशन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास में? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज फॉर 2 डायमेंशन। सिमिलरली देयर आर 3 डायमेंशन आल्सो। और 3 डायमेंशन कैसे बनती है? 3 डायमेंशन देखो, ये 2 डायमेंशन आपको दिख रहे होंगे पेन पे, है ना। ये 2 डायमेंशन है, ये ऐसा, ठीक है। दिस इज द 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन कैसे बन जाएगा इस पे? 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो एक और पेन, ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ऑल द 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट कॉपी पे 3D डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, या तीनों एक्सिस को बनाना मुश्किल होता है। तो कॉपी पे आप कैसे ड्रॉ करोगे तीनों एक्सिस को? तो दिस इज फॉर 2D एंड देयर आर 4 क्वाड्रेंट। एंड 3D में कितने क्वाड्रेंट होंगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे? देखो ये 3D आपको दिख रहा है, कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? एक ये हो गया, 2 3 4, तो 4 क्वाड्रेंट आपके ऊपर हो गए और चारों नीचे क्वाड्रेंट होंगे। आप 3 पेन पकड़ के देख लो, फिर इमेजिन कर लो, है ना। तो एक ये बॉक्स हो गया, क्यूबिकल बॉक्स यहाँ पर का। तो 4 क्वाड्रेंट ऊपर रहेंगे, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, और 4 क्वाड्रेंट नीचे। सो इन 3D देयर आर 8 क्वाड्रेंट सिस्टम। 3D में बेटा 8 क्वाड्रेंट होते हैं। 2D में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 2D में रहते हैं 4 क्वाड्रेंट, और 3D में कितने क्वाड्रेंट रहते हैं? देयर आर 8 क्वाड्रेंट। तो 3D डायग्राम जब आप बनाते हो तो इस तरह से अपन ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे सपोज यहाँ पे आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे पहले 3D के लिए, थोड़ा इमेजिनेशन करना हमको, और फिर ये आप इस तरह से ले लो, ये ऐसे ज्वाइन कर दो। तो इट इज 3D डायग्राम है। ये x एक्सिस हो गया सपोज, एंड दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज हियर, ये हो गया आपका z एक्सिस, और ये हो गया इसका ओरिजिन यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? तो ये 3D डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर भी नेगेटिव y एक्सिस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ये एक क्वाड्रेंट का बॉक्स है। ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे? इसके बगल में एक बॉक्स दिखेगा आपको, इसके पीछे एक दिखेगा, ऐसे 4 बॉक्स ऊपर रहेंगे और 4 बॉक्स नीचे आएंगे। अगर आप बाकी को भी देखते हो यहाँ पर से, तो ये कौन सा एक्सिस आ गया? y डैश हो गया, और इधर पे कौन सा एक्सिस हो गया? दिस इज x डैश एक्सिस, और इधर पे पीछे अगर आप चले गए तो ये z डैश एक्सिस हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ, और तीनों एक्सिस कैसे होते हैं?
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मान लो बेटा ये ओरिजिन है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे जैसे हम x x डैश एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y y डैश एक्सिस आप लिखते हो, वैसे यहाँ पे x x डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू y y डैश एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू z z डैश एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। और यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट होते हैं? देयर आर 8 क्वाड्रेंट। ठीक है, 3D में कितने क्वाड्रेंट? 8 क्वाड्रेंट। 2D में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ गए? अब 4 क्वाड्रेंट आप लिखोगे कैसे? जैसे प्लस एक्स एंड प्लस वाई, फिर माइनस एक्स एंड प्लस वाई, फिर आगे आपका माइनस एक्स एंड माइनस वाई एंड माइनस एक्स एंड सॉरी प्लस एक्स एंड माइनस वाई। दीस आर द 4 क्वाड्रेंट हियर। समझ गए ना? x की वैल्यू प्लस, जैसे यहाँ पे अभी जो डायग्राम में P पॉइंट अपन ने लिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाता है ना, प्लस एक्स और प्लस वाई। ऐसे ही आप जब 3D में देखोगे तो 3D में आपको कितने क्वाड्रेंट दिखेंगे? देयर आर 8 क्वाड्रेंट। अब नाम बता सकते हो क्या 8 क्वाड्रेंट कौन कौन से बनने वाले यहाँ पे 3D पे? 3D पे अगर आप 8 क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो किस तरह से बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x x dash is perpendicular to y y dash is perpendicular to z z dash। और यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट हैं? देयर आर 8 क्वाड्रेंट। देखो प्लस x प्लस y, या फिर ऐसे ले लो आप, टोटल आपको 8 काउंट करना है यहाँ पे। ये x y और z, और यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो काउंट कर लो। एक तो ये हो जाएगा पूरा प्लस 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 वाले तीनों, फिर एक प्लस और 2 माइनस, ऐसे काउंट कर लो। ऐसे कितने बनेंगे आपके? तो इसमें जल्दी नहीं पकड़ पाओगे आप, सीधे सीधे ऐसे कैलकुलेट कर लो। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ गए ना? फिर आप ले लो प्लस एक्स एंड देन माइनस वाई एंड फिर कितना हो जाएगा? प्लस जेड और प्लस एक्स एंड देन प्लस वाई एंड फिर माइनस जेड। उसके बाद आप ले लो माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड, और फिर आप ले लो माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस जेड। कितने हो गए आपके? 6 हो गए, अभी 2 और बचे हैं ना। सो माइनस एक्स माइनस वाई और एक माइनस जेड, मतलब तीनों नेगेटिव वैल्यू, और एक कौन सी हो जाएगी? प्लस एक्स एंड माइनस वाई एंड माइनस जेड। अभी देखो पूरे 8 हो गए कि नहीं? 8 क्वाड्रेंट पूरे काउंट कर लो। ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ, सब अलग अलग हैं कि कुछ मैच कर रहे हैं? देखो सभी क्वाड्रेंट अलग अलग हैं, मैच कर रहे हैं। टोटल हो गया ना 8 क्वाड्रेंट। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? हेलो, ओके। तो 3D में आपको 3 क्वाड्रेंट मिलेंगे और 2D में आपको 2 क्वाड्रेंट मिलेंगे। तो 3D डायग्राम समझ गए, 3D एक्सिस कैसे बनाते हैं वो समझ गए। एक्चुअल में कॉपी में जब अपन बनाते हैं तो इधर पे x एक्सिस लिखते हैं, इधर पे y एक्सिस लिखते हैं और इधर पे ऐसा z एक्सिस, ये z एक्सिस ऐसा बनाते हैं एंड दिस इज द ओरिजिन। तो कॉपी पे जब आप 3D बनाओगे तो या x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा बेटा कि इसको ही x एक्सिस लेना है। आप इसको y एक्सिस ले सकते हो, आप इसको z एक्सिस ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस। इसको कौन सा एक्सिस नाम देना है ये आपकी चॉइस होती है, ध्यान रखना। समझ गए ना? ये ऐसा नहीं है कि इसको ही हमेशा x एक्सिस लेंगे अपन। यहाँ पे x एक्सिस और एक z एक्सिस भी हो सकता है, या z और y भी हो सकते हैं। तो z एक्सिस और y एक्सिस से भी मिलकर 2D बन जाएगा।
x और z से भी मिलके 2d बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? यस सर। यस सर। है तो अभी इस पेज पे स्क्रीनशॉट लोगे। अब अपन पढ़ने वाले डिस्टेंस फार्मूला। इस पेज का स्क्रीन सर नहीं है, समझ गया। क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? पेज नंबर 2। Page number 2, that is a distance formula. Distance formula, हाँ? इससे फैमिलियर हो आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है -4 +3 और दूसरा पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट है -2 -1। तो इसका डिस्टेंस आपको लिखना है कि भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा ये आपको बताना है। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले तो मैं 2 पॉइंट लिख दूं यहाँ पे। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश एक्सिस, दिस इज y डैश एक्सिस। यहाँ कहीं पे मान लो बेटा कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा PQ किसके बराबर होता है फार्मूला? तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन के लिए है ना। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 डायमेंशन। अब आप या तो फिर यहाँ पे आप ऐसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आगे पीछे भी कर दो, x2 माइनस x1 प्लस y1 माइनस y2 कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप अल्टीमेटली। तो अब यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट बने, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, पहला वाला +4 एंड -3 है, 1 2 3 एंड देन 4 1 2 एंड देन 3 +4 एंड -3, वो +4 एंड +3 यहाँ कहीं पे आएगा। सो दिस पॉइंट इज P, दिस इज +4 एंड दिस इज +3, है ना। और दूसरा पॉइंट Q आपका कहाँ पे? -2 एंड -1 पे। तो -2 एंड -1, दिस इज -1 -2, this is 1 -1 and -2। तो -2 and -1 मतलब यहाँ कहीं पे एक और पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज Q here -2 -1। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे PQ will be given by, आप इसको x1 और y1 ले लो और इसको x2 और y2 आप ले लो। So this is x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर और फिर वैल्यू पुट कर दो। What is the value of x1 here? x1 की वैल्यू +4 है एंड माइनस ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? -2 और फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? +3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। So after solving this comes out to be 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दिस इज 36 + 16,
So the answer is under root 52 unit. Root 52 unit is the distance between these two points. समझ गए कि नहीं? हेलो. Yes, sir. हाँ. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी. सर इसका आंसर 2√13 भी होता है ना, आगे की स्टेप ले तो. क्या बेटा? इसका आंसर 2√13 भी होता है ना, आगे की स्टेप ले तो. 2√13. 13. हाँ हाँ, ऐसा और आगे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आगे और सॉल्व कर सकते हो. मैंने बस इतना ही लिखा √52. आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो, है ना? ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते हो, आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है. हेलो. यस सर. ओके, क्लियर हो गया इतना? डिस्टेंस फार्मूला समझ गए? Yes, sir. ये 2D के लिए, ये 2D के लिए. सिमिलरली 3D के लिए भी बन जाता है डिस्टेंस फार्मूला. 3D में एक और स्टेप बढ़ जाएगी. क्या आ जाएगा बताओ जरा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा? Z2 minus Z1 का whole. यस. ओके, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? नो सर. डिस्टेंस, हाँ अभी इसका डिस्टेंस निकालना. इस पेज का स्क्रीनशॉट दो, पेज नंबर 2 का. इस पेज का ले लिए सर. ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? या सर. अभी पेज नंबर 3 ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB और A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2, 1, +4 या 2, 1 and 4 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, 2 and -2. ठीक है, निकालो अभी इनका डिस्टेंस. ये 3D पे है ना, जल्दी से निकालो. पेज नंबर 3 है. This is page number 3. करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में. निकालो जल्दी से आंसर इसका. समझ गए बेटा इसको? Yes, sir. हाँ, पूरे टर्म देख लो. पूरे एक्स टर्म देख लिए पूरे, किस तरह से लिखे अपन ने? टर्म देख लिए. तो ये किसके इक्वल बन गया यहाँ पे अभी? अंडर रूट -2 एंड -4. दिस इज -6 का स्क्वायर, दिस इज -1 का स्क्वायर and this is +6 का स्क्वायर. So the answer will be 36 + 1 + 6. The answer is 73 यूनिट. ये आंसर आ गया. समझ गए? 73 यूनिट. अरे समझ गए कि नहीं? ओके, समझ गए ना? यस सर, समझ गए. हाँ, 73 यूनिट है ना. क्लियर हो गया इतना? यस सर. Yes, sir. यस सर. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से. ले लिए सर. ले लिए? ठीक है. तो अब मैं नए कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ. अब स्ट्रेट लाइन के बारे में देखते हैं अपन अभी. हाँ, स्ट्रेट लाइन. पेज नंबर 4. अभी अपन देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में. स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन से आप लोग फैमिलियर हो, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आप लोग इससे यूज्ड टू हो. मैं पहले एग्जांपल से ही लेता हूं. जैसे आपके पास इक्वेशन y = 2x
प्लस 1 है ना। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मैंने कल इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था आप लोगों को कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि आप x की वैल्यू बदलते जाओ। x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 into 0 plus 1 and the answer is 1। फिर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू 2 into 1 plus 1 this is 3। फिर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू 2 into 2 plus 1 this is 5। फिर x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो y की वैल्यू 2 into 3 plus 1 this is 7 है ना। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो y की वैल्यू भी बदल रही है यहाँ पे और एक समान रूप से बदल रही है। पहले x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 3 हुई, फिर 2 हुई तो 5 हुई। फॉर्म पे बदल रही है, एक जैसे फॉर्म पे बदल रही है। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो यहाँ पे दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस हियर एंड ठीक है, इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट कर लें तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। स्क्रीन अटक रही। बेटा इधर से नहीं है तुम अपने दिस इज x एक्सिस। हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे थे क्या? स्क्रीन अटक गई थी। हाँ अभी दिख रहा है, सब ब्लर दिख रहा। ओके। आवाज भी आपकी बहुत अटक रही है। दिख रहा है सर। अभी आ रही है पांच बराबर अभी। हेलो आ रही है सर। ओके, यहाँ पे देखो अभी मैंने इक्वेशन लिखा स्ट्रेट लाइन के लिए, इससे आप लोग फैमिलियर इस इक्वेशन से। और इसका अगर आप ग्राफ बनाने को बोलूं तो हो सकता है आपने ग्राफ पेपर पे बनाया होगा, बट अपन बिना ग्राफ पेपर के भी बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ले लिया आपने। यहाँ पे आप ले लो 2 नहीं 1 के फॉर्म पे ले लो 1 2 3 4 5 6 So this is 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9। अब पॉइंट लोकेट करो आप। अगर पॉइंट लोकेट करते हैं अपन जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं पे आएगा, हाँ या ना। तो एक पॉइंट ये मिल गया आपको। फिर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू ये 3 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ कहीं पे दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है, समझ गए। उसके बाद जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 से लाइन ऐसे खींच दोगे और 2 से यहाँ से देख लोगे तो एक और पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको। फिर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू आपका 5 आती है, तो सॉरी 2 पे 5 है 3 पे 7 है, तो 3 पे जब आप देख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है बेटा 7 मिल रही है। तो आपने ये पॉइंट यहाँ पे बना लिए एंड ये जो पॉइंट्स है आपके ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहे हैं जा रहे हैं ना। आप इनको स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, कल मैंने फ्री हैंड ज्वाइनिंग बताया था, बट यहाँ पे फ्री हैंड की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जैसा चल रहा है। और अगर फ्री हैंड भी ज्वाइन करते तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो ग्राफ है ये एक इक्वेशन का ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और ये जो ग्राफ है दिस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। समझ गए कि नहीं? ये जो ग्राफ है इसको क्या बोला जाता है स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। हाँ ये इधर भी आ जाएगा, ऐसे दोनों तरफ आप एरो बना सकते हो, समझ गए कि नहीं? तो ये ग्राफ क्या बन गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमको सीखना जरूरी फिजिक्स के हिसाब से कि भाई इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है। हमको फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है स्लोप की। स्लोप समझते हो कि नहीं समझते हो? स्लोप स्लोप वर्ड का मतलब समझते हो? एनीबॉडी स्लोप का मतलब समझते हो कि नहीं? स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan 90। देखो स्लोप का मतलब ये है, आपने ये जैसे आपको प्लेन दिख रहा होगा ऐसा है ना। अब मैं अगर इसको
थोड़ा सा तिरछा कर दूं, मतलब आप बोलोगे सर इसकी स्लोप इधर नीचे हो गई, हाँ या ना? हेलो, अरे समझ गए? Slant. ढलान। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा अभी आपको, ये हॉरिजॉन्टल, सर कुछ भी दिख रहा है। तो थोड़ी स्क्रीन अटक रही है। हाँ, स्क्रीन आवाज। माइक ऑफ करो अपने। यस माइक ऑफ करो पहले तो। अभी देखो माइक ऑफ करने के बाद भी आवाज नहीं आ रही। आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा अभी, बिल्कुल कोई स्लोप नजर नहीं आ रही होगी। अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया नीचे, ये देखो ऐसे स्लोप दिखने लगी। अब बोलोगे सर इसकी स्लोप ऐसी नीचे की तरफ हो गई। अगर मैं यहाँ पे पानी डाल दूं तो इधर चला जाएगा फिसल के, मतलब इसकी स्लोप नीचे की तरफ है। अगर मैं ऐसा कर दूं टिल्ट, तो आप क्या बोलोगे स्लोप अब मेरी तरफ हो गई, यहाँ से पानी डालूंगा तो मैं भीग जाऊंगा, यहाँ पे मेरी तरफ स्लोप हो गई यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? तो स्लोप का मतलब अगर अपन कॉमन लैंग्वेज में बोले तो दैट इज द ढाल। ढाल जिसको बोलते हैं, आपने पहाड़ों पे देखा होगा, पहाड़ों पे ढाल है, या सड़क में जब अपन ऊपर चढ़ते हैं तब ढाल मिलेगी आपको, है ना? या फिर जब ऊपर से नीचे उतरते हो तब भी आप ढाल बोलोगे। प्लेन रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे बोलोगे इसकी स्लोप कुछ नहीं है। तो जनरली जब घर बनाते हैं तो ऊपर छत में देखना थोड़ी सी स्लोप देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? जैसे अगर छत में पानी बह नहीं रहा है तो फिर एक तरफ थोड़ा सा उठा देते हैं या ज्यादा सीमेंट लगाते हैं उधर पे, और जहाँ पे होल होते हैं उस साइड पे स्लोप देते हैं, जिससे पानी क्या हो जाए उस साइड पे चला जाए। तो स्लोप का फिजिक्स में अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ध्यान रखना, इसलिए स्लोप हमको जानना जरूरी है। तो अब इस पे देखोगे, इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे इसको आप बोल दो कि बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर ये इंक्लाइंड कर दूं मैं यहाँ पे ऐसा, तो कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एंगल, हेलो, ये स्लोप आपको दिख रही है? एंगल Yes, sir. एंगल बन रहा है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन आपको दिख रहा। मान लो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस मैंने ले लिया है सर, तो यहाँ पे देखोगे आप एंगल बन रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्लोप किसको बोलते हैं। तो स्लोप का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से सीधी लाइन खींच दूं, या यहाँ पर से सीधी लाइन खींच दूं, या कहीं से भी एक लाइन खींच दिया मैंने जो किसके पैरेलल आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। या फिर आप एक्स एक्सिस से भी एंगल देख सकते हो, ये यहाँ से आप एंगल देखो, या फिर ये वाला एंगल देखो, एक ही बात आएगी, या फिर ये वाला एंगल देखो, या फिर आप एक्स एक्सिस से एंगल देख लो। क्या ये सभी एंगल सेम है कि अलग अलग हैं? सभी एंगल सेम है या अलग अलग है? देखिए सेम है। theta 1 is equals to theta 2 is equals to theta 3 is equals to theta 4, all the angles are same, है ना? समझ गए कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप किसको बोलते हैं अपन? मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लूं। The slope of straight line is equals to slope of straight line के लिए सिंबल m यूज करते हैं, और ये वैल्यू होती है इसके बराबर tan थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से आप ये एंगल देख लो और tan में उस एंगल को पुट कर दो, तो वो उससे क्या पता चलता, हमको स्लोप पता चलता। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? स्ट्रेट लाइन की स्लोप की डेफिनेशन होती है इस तरह से। सर स्क्रीन अटक गई। इधर से तो बराबर है नहीं ना, बराबर दिख रहा ना रे भाई। आगे सर। हाँ, अभी समझ गए इतना कि नहीं? कोई डाउट? नो सर। तो स्लोप की जो डेफिनेशन होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा मतलब ये जो एंगल बने ना यहाँ पे, इन्हीं एंगल को अपन थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो एंगल मैंने लिखा, ऑल दीस एंगल आर सेम एंड सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्लोप के लिए अपन सिंबल क्या यूज करने वाले? m सिंबल यूज करने वाले। तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रुका हुआ हूँ, एक बार और देख लो, समझ लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं कोई डाउट। तो अब अपन स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में समझते हैं। स्ट्रेट लाइन तो आप लोग समझ गए, अब अपन स्लोप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नेक्स्ट आएगा अपना स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 एंड दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने स्ट्रेट लाइन को पूरा नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है ये, हाँ ध्यान रखना। एंड दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने स्ट्रेट लाइन को। तो आप अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सपोज बेटा आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस तरह से यहाँ पे, तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके जो एंगल देखोगे आप, दिस एंगल, हाँ ये एंगल का मतलब यहाँ पे m इक्वल्स टू tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू हियर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ। एक्स एक्सिस से ही देखना है, और कैसे देखना, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाकर ही देखना है, क्लॉकवाइज में नहीं देखना। आप कुछ बोलोगे सर यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी बना, सपोज दिस एंगल इज फाई एंड ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आप स्लोप के लिए हमेशा ये वाला एंगल चूज करोगे, ये मेथड है स्लोप के लिए, समझ गए कि नहीं। आपको कौन सा एंगल नहीं चाहिए यहाँ पे, दिस, हमको ये एंगल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर का जो एंगल होगा ये भी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे थीटा के बराबर ही आएगा। तो आप यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, या फिर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो आप ऐसी, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो बेटा यहाँ पर का जो एंगल बन रहा है इतना, ये भी तो थीटा के बराबर ही होगा ना। तो एंगल थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे स्ट्रेट लाइन को देखना, समझ गए कि नहीं। सो दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और फिर tan थीटा में वैल्यू आप पुट कर दो। उसके बाद मैं फार्मूला बताऊंगा कि कैसे निकालना। अभी तो स्लोप क्या होती वो देख लो, है ना। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, जैसे एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, ये y एक्सिस है, सॉरी दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मान लो ये डायग्राम बना, तो यहाँ से ये स्लोप हो गई ऐसी। अगर मान लो डायग्राम आपका इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से है, तो स्लोप कैसी बनेगी, ये स्लोप बनेगी, मतलब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू। तो ये थीटा लेना पड़ेगा, ये थीटा लोगे या इस तरह से थीटा आप लिखोगे, समझ गए कि नहीं। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट स्लोप के बारे में? स्लोप के बारे में कोई डाउट है? हाँ सर और एक बार समझा दो। स्लोप निकालने के लिए आपको हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके एंगल देखना है। या तो आप यहाँ से एंगल मेजर कर लो, या यहाँ पे आप एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना लो दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद एंगल देख लो, 3 एंगल बनाए मैंने पहले वाले डायग्राम पे, 3 बार थीटा बनाया मैंने, और तीनों थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? सेम रहेगी। थीटा सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे? थीटा 1, थीटा 2 सेम आएंगे, सेम ही आएंगे ना। ऑल दीज थीटा आर सेम हियर, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3 एंड सपोज इट इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। या फिर एक दूसरा डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, ये इस तरह से है, तो ये एंगल है सर, दैट इज इक्वल्स टू, ये एंगल यहाँ पे यूज होगा स्लोप के लिए। जबकि अगर कोई देख रहा है तो ये एंगल ऐसा भी दिख रहा है, बट दिस एंगल इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट द स्लोप,
हाँ, बट थीटा एंड फाई आर रिलेटेड विद ईच अदर। ऐसे यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है तो फिर ये एंगल आप ऐसा यूज करोगे स्लोप के कैलकुलेशन के लिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। क्या सर थीटा कैसे इक्वल? ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये कैसे इक्वल है? हेलो, यस सर। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, और मान लो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, L1 L2 L3, L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। अगर एक लाइन में यहाँ पे खींच दूं तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग होंगे कि सेम रहेंगे? सेम रहेंगे, समझ गया। समझ गए? ओके, वही कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? सर होमवर्क दे रहे हैं? नहीं, अभी स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं स्लोप के बारे में और बताने वाला हूँ। यस सर। मिटा दूं अब इसको? यस सर। देखो, हम tan थीटा की बात कर रहे थे तो इसके कारण स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन n equals to tan theta, so slope can be positive, negative or zero. This is page number 6 here. Slope can be positive, negative or zero. Slope can be positive, negative और जीरो। स्लोप पॉजिटिव भी रहेगी, नेगेटिव भी रहेगी और जीरो भी रहेगी। अगर मान लो थीटा 90 डिग्री से कम है और ग्रेटर देन है 0 डिग्री से तो स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा लेस देन है 180 डिग्री से और ग्रेटर देन है 90 डिग्री से तो स्लोप रहेगी नेगेटिव। ठीक है, और एक और दो केस और आएंगे यहाँ पे, एक 90 डिग्री के लिए। स्लोप कैन बी इंफिनिटी एंड स्लोप कैन बी जीरो। तो स्लोप इंफिनिटी कब मिलेगी आपको और स्लोप जीरो कब मिलेगी? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इंफिनिटी स्लोप, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो स्लोप इज जीरो। तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंफिनिटी और जीरो डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अभी देखो, पॉजिटिव स्लोप के लिए अगर अपन स्ट्रेट लाइन देखें तो ये किस तरह की बनेगी, और पॉजिटिव स्लोप ये सपोज बेटा आपका y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस। तो पॉजिटिव स्लोप कब बनेगी या पॉजिटिव स्लोप कब रहेगी? अगर मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसी है तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो स्लोप है दिस इज पॉजिटिव स्लोप। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? ये जो केस है ये पॉजिटिव स्लोप का है। नेगेटिव स्लोप कब बनेगी? दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और मान लो आपने स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ की है तो यहाँ पे एंगल देखो आप, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव स्लोप। और इनफाइनाइट स्लोप कब बनेगी? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मान लो कोई लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, या एंगल यहाँ पे देख सकते हो आप 90 डिग्री का बन रहा है। सो दिस लाइन इज, लाइन किसके पैरेलल? यहाँ पे लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो द स्लोप इज इनफाइनाइट। एंड अगर मान लो आप स्लोप जीरो की बात करें अपन, तो कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज y एक्सिस, अगर मान लो कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ये कोई लाइन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो फिर यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगी आपको? जीरो मिलेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, सो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इंफिनिटी। इन चार केस होते हैं स्लोप के लिए। क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, क्लियर हो गया सर।
ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।